नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हाजिर हैं हम देवभूमि समाचार में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण समारोह में कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा या छोटा नेता दिखाई नहीं दिया। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कट्टर कांग्रेसी कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय भी 600 साधुओं पर गोलियां चलाई गई थी। बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और यही वजह है कि कांग्रेस आज के समय में देश से भी जल्द ही गायब हो जाएगी। इस बयान से पार्टी के बीच राम मंदिर को लेकर बहस एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेसी है, जो कट्टर कांग्रेसी है वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाए। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी और वहां पे भी गोलियां चली। तो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में भगवान राम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो भगवान राम को मानते नहीं है। और इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जो कांग्रेस में जुड़ा हुआ हमारा सनातनी भाई है वो भी इस साजिश को आज तक नहीं समझ पाया कि भगवान राम से और सनातन से, हमारे सनातन की एक शाखा को बांटकर कांग्रेस ने किस तरह से एक साजिश के तहत अलग कर दिया। तो कांग्रेस के बारे में तो कहा जाता है कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी, मुस्लिम समाज को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित प्रसारित करके उसी तरह की राजनीति को अंजाम दिया और देश को बांटने का काम किया है। अगर भाईचारे की राजनीति कांग्रेस ने करी होती, भगवान राम के चरणों पे माथा टेका होता, और आज भी अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, आज भी अगर वो भगवान राम के चरणों में जाके माथा टेक दें तो हो सकता है भगवान राम उन्हें क्षमा कर दें। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की सभी योजनाओं और उनके कंपोनेंट्स के लिए यूनिक आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस प्रक्रिया के तहत किसी भी पानी की टंकी, पाइपलाइन, नेटवर्क या अन्य संरचना को अब अलग इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी दी जाएगी। नमामि गंगे के महाप्रबंधक विशाल मिश्रा ने बताया कि इस पूरी ऑन ग्राउंड कार्यप्रणाली की ऑनलाइन मैपिंग की जा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रोटोकॉल और एसओपी भी जारी कर दी है। जब सभी स्कीमों के कंपोनेंट्स की आईडी तैयार हो जाएंगी तो केंद्र सरकार स्कीम वाइज फंड रिलीज करेगी। इस यूनिक आईडी का नाम रखा गया है RPWSS आईडी, यानी कि रूरल पाइप वाटर सप्लाई स्कीम आईडी, जिसे 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी योजनाएं कार्यरत हैं, निर्माणरत हैं अभी और या पूर्ण हो चुकी हैं, उनके सभी कंपोनेंट, सभी संगठनों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। जैसे पानी की टंकी है तो उसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी होगी, पाइपलाइंस का जो नेटवर्क उसकी एक आईडी होगी। इस तरीके से सारा का सारा जो वर्क ऑन ग्राउंड हुआ है उस वर्क को ऑनलाइन मैपिंग की जा रही है और ये कार्य भारत सरकार ने इसका करने के लिए एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी। जब सभी स्कीम्स की सभी कंपोनेंट की एक आईडी क्रिएट हो जाएगी तो तुरंत भारत सरकार द्वारा स्कीम वाइज ही पैसा रिलीज किया जाएगा। इसमें सभी जिलों को निर्देशित भी कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा हमें प्रशिक्षण दे दिया गया है हेडक्वार्टर को, और अब जल जीवन मिशन उत्तराखंड हेडक्वार्टर के द्वारा फील्ड के सभी यूनिट्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। माननीय सचिव महोदय द्वारा इसमें समय समय पर बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, मेरे द्वारा भी आयोजित की जा रही हैं, ताकि हम इसको समय रहते इसको पूर्ण कर लें। और एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जब सभी कंपोनेंट की आईडी क्रिएट हो जाएगी तो जो भी स्कीम्स हैं उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने में आसानी रहेगी
और यहाँ पर हेडक्वार्टर पर बैठ करके, देहरादून में बैठ करके एक एक कंपोनेंट की मॉनिटरिंग की जा सकती है और दिल्ली से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा रहेगी और यदि किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो वो ऑटोमेटिकली होगी। इसको हम लोगों को 15 दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। जैसे ही के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष संजय नेगी का मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित सीएमओ कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। लंबे समय से विभिन्न संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे नेगी ने संगठनात्मक चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से हराया और ये महत्वपूर्ण पद हासिल किया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उनकी पहली पौड़ी यात्रा पर सीएमओ कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारी और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मैं पूरे 13 जनपदों को धन्यवाद दूंगा, जितने भी हमारे वहाँ पे पदाधिकारी और सदस्य लोग हैं उस कार्यक्रम भाग लिया और जो उन्होंने मुझे अपना अमूल्य समर्थन दिया उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और चूंकि हमारी प्राथमिकता हमेशा कर्मचारियों की रहती है, तो हमारा मेन उद्देश्य, हमारा जो मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ तो हमारा एक आईपीएस मानक का जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें हमारे पदों का जो एपीएससी हमारी है उसमें कई पदों का सृजन किया जाना है। तो हमारा तुरंत ही उसमें एक प्रस्ताव बन के डीजी स्तर से शासन को प्रेषित करेंगे, ताकि हमारे जो भी आईपीएस मानक के अनुसार जितने पदों की बढ़ोतरी की जाएगी उसके अनुसार हमें पदोन्नति में भी उसका लाभ मिलेगा और ताकि शीघ्र ही हमारे जितने भी कार्मिक पदोन्नति से वंचित हैं उनको ऊपर। हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ज्वालापुर पुलिस ने स्कूटी सवार स्मैक तस्कर को दबोच लिया। आरोपी की पहचान अमजद अली ज्वालापुर निवासी के तौर पर हुई है और जो कार्रवाई हो रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यह कार्रवाई एसएसपी के निर्देश पर की गई है, जो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामला ज्वालापुर कोतवाली का है। हरिद्वार की पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने स्मैक तस्कर को धर दबोचा है और उसे कब्जे से 8.55 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। और अब खबर देहरादून से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने वीसी के यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एनडीपीएस एक्ट की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित लंबित और पार्ट लंबित अभियोगों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि अभियोगों में नामजद अभियुक्तों की अवैध संपत्ति को चिन्हित करने और आर्थिक विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण को भी समय समय पर इन विवेचनाओं की समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एसएसपी के सभी थाना प्रभारियों के साथ ये समीक्षा बैठक हुई। जसपुर से एक अजीब और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में रात के अंधेरे में दो युवक लोगों को परेशान करते नजर आए हैं। लोगों का कहना है कि देर रात घरों के बाहर लगी डोरबेल बजाकर ये युवक मौके से भाग जाते हैं। अचानक रात में घंटी बजने पर जब घर वाले बाहर निकलते हैं तो वहां कोई दिखाई नहीं देता, जिससे मोहल्ले के लोग लगातार परेशान और भयभीत हो रहे हैं। इस दौरान एक मकान के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में दोनों युवक साफ तौर पर कैद नजर उसमें हुए हैं। उनकी तस्वीरें आई हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि वे डोरबेल बजाते हैं और फिर तुरंत दौड़कर भाग जाते हैं। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है।
अल्मोड़ा में उत्तराखंड के सस्ता गल्ला दुकानों पर मिलने वाली सरकारी नमक में मिलावट की पुष्टि हुई है। यह खुलासा रुद्रपुर जांच लैब में नमक के सैंपल्स की जांच के बाद हुआ है। इस मामले ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार की ओर से नामित एजेंसी राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी NCCF प्रदेश में इस नमक का वितरण करती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा पहुंची और उन्होंने बताया कि लैब की रिपोर्ट मिलने के बाद नमक के उठान और उसकी सप्लाई को रोक दिया गया है। इस मामले में NCCF को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मंत्री ने बताया कि विभाग एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने जनता को आश्वस्त भी किया है कि नमक की गुणवत्ता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हरिद्वार में पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी चाइनीज मांझे पर लगाम नहीं लग पा रही है। बुधवार 26 नवंबर को भी चाइनीज मांझे के कारण हरिद्वार में एक बड़ा हादसा हुआ। सप्तऋषि के फ्लाईओवर पर बाइक सवार युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे युवक का गला कट गया। युवक को गंभीर हालत में पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक भूपतवाला निवासी 25 साल का करण शर्मा बाइक से अपने घर लौट रहा था और जैसे ही करण शर्मा सप्तऋषि के पास फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी अचानक वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। फ्लाईओवर पर भी मांझा युवक की गर्दन में लिपट गया और मांझे से उसकी गर्दन कट गई। गला कटते ही युवक ने बाइक रोकी और वो घायल होकर वहीं पर गिर पड़ा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी देवभूमि समाचार में खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का यह खास बुलेटिन देवभूमि समाचार। और अब खबर ऋषिकेश से, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया है। राहुल नाम के युवक के पास से 96 पव्वे और 24 बियर की बोतल बरामद की गई है। अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राहुल नाम का युवक दोपहिया वाहन से अवैध तरीके से शराब की तस्करी करता था। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्यों को विशेष सहायता योजना यानी SASCI और विभागों में सुधार की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा के अंदर रिफॉर्म्स लागू करना अनिवार्य है। जो विभाग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। उन्होंने विभागों से कहा है कि वे मंत्रालयों के संपर्क में रहकर भारत सरकार से मिलने वाली ग्रांट्स और वित्तीय सहायता का 100% लाभ सुनिश्चित करें। विशेष सहायता योजना के अधिकतम लाभ के लिए विभागों को वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ मिलकर कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग में सुधार, राजस्व भूमि सुधार और इसमें जो रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से इसको लागू करने का निर्देश दिया गया है। लक्सर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए। देर रात लगभग 10:30 बजे अकबरपुर उद गांव के पास अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारियों को निशाना बनाते हुए 45,000 रुपए की लूट की। बदमाशों ने फायरिंग की और व्यापारियों के वाहनों में तोड़फोड़ कर वो मौके से फरार हो गए। पीड़ित व्यापारियों ने लक्सर कोतवाली में तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जब लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी नताशा सिंह से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कैमरे पर बयान देने से इनकार किया।
और अब इससे ये सवाल उठता है कि जब लूट जैसी बड़ी वारदात पर पुलिस चुप है तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा। आगामी कुंभ मेला 2027 को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने इस बैठक की तैयारियों की कमान स्वयं संभाली हुई है। सोनिका सिंह शुक्रवार को डामकोठी में बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि कल मुख्यमंत्री और हर अखाड़े के 2-2 प्रतिनिधियों के बीच बैठक होगी। बैठक में कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्य विषय होगा चर्चा का 2027 में होने वाले कुंभ मेले के स्वरूप और तैयारियों के बारे में चर्चा की जाएगी। सोनिका सिंह ने बताया कि मेला सुचारू, सुरक्षित और प्रभावशाली रूप से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देहरादून के भगवान बिरसा मुंडा नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की 1 दिवसीय बैठक हुई और इस बैठक में देश भर से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। सामूहिक रूप से इस बैठक में हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने मां सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और महारानी अब्बक्का की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया। इस बैठक में संपूर्ण भारत के 46 प्रांतों से 468 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि यह बैठक संगठन की मजबूती और देश भर में युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक का यह शुभारंभ हुआ, जिसमें खासतौर से चर्चा की। नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन से पूर्व यह आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक है। इस बैठक में पूरे भारत के 46 प्रांतों से लगभग 468 कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित हुए हैं, जिसमें पूरे देश भर से आने वाले छात्र कार्यकर्ता, प्राध्यापक कार्यकर्ता और पूर्णकालिक कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और इस बैठक के अंदर कर्नाटका से रानी अब्बक्का जी के जन्म स्थान से मिट्टी और जल का कलश लेते हुए एक यात्रा के स्वरूप में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। वो कलश भी यहाँ पहुंचा है और कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ दर्शन करने के लिए उसको रखा गया है। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में आज हम राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले प्रस्ताव भी रखने वाले हैं चर्चा के लिए, और एक प्रस्ताव हम राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में भी पारित करने वाले हैं, जिसमें युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, युवाओं को दिशा देने के लिए ऐसे कुछ विषय हैं जो युवाओं ने अपने व्यवहार में डालना है, जिनको लेकर आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद कार्य करने वाला है। ऐसे विषय जिसको पंच परिवर्तन के रूप में हम देख रहे हैं, ऐसे विषयों को लेकर आज हमारा एक प्रस्ताव आने वाला है और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में चर्चा की। राजधानी देहरादून स्थित आईटी पार्क की जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 98 एकड़ में फैली आईटी पार्क की जमीन, जिसकी बाजार कीमत लगभग 4000 करोड़ रुपए है, इससे संबंधित दस्तावेज 2 साल बीत जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए गए। अभिनव थापर ने बताया कि उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त से पत्राचार किया है, जिन्होंने संबंधित विभाग को 15 दिन के अंदर दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनियमितता को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए। सिटकुल में उत्तराखंड सरकार की आईटी पार्क की 98.5 एकड़ लैंड, जिसका आज बाजारी मूल्य 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसमें एक बहुत बड़े संभावित घोटाले की एक अंदेशा नज़र आ रहा है। 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं आरटीआई के माध्यम से कि हमको ये सारी फाइल, दस्तावेज, इससे संबंधित सारे कागज मिले। हमको यही बताया जा रहा है बार बार कि ये फाइल उपलब्ध नहीं है, और जब फर्स्ट अपील में ऑर्डर होता है विधिक कार्रवाई करें एफआईआर करने के लिए, फिर भी नहीं करते हैं। मैं सेकंड अपील में गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, मुख्य सूचना आयुक्त ने 5 अगस्त को कड़क ऑर्डर दिए कि अगर 15 दिन में फाइल नहीं मिली तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी निम्न धाराओं के अंतर्गत। उत्तरकाशी के बड़कोट में नगर पालिका परिषद के तत्वावधान में आयोजित रंगवाई शरदोत्सव संस्कृति
पर्यटन एवं विकास मेले का रविवार को धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास के बीच शुभारंभ हुआ। हेलीपैड मैदान में मां भगवती की देव डोली का स्वागत कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। उद्घाटन समारोह में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार और अन्य धर्म स्थानीय उपस्थित थे। पूजा के पश्चात विधायक और अतिथियों ने रिबन काटकर दीप प्रज्वलित कर मेले का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय कला, पहाड़ी व्यंजन, हस्तशिल्प और सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। ये वार्षिक मेले क्षेत्र की संस्कृति, पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच है। रहता है, रवाएं सड़कों से शुरू हो गया। जी मैं जमुना रावत हूँ और रवाई रसोई ये जो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विनोद भैया के जो यहाँ के चेयरमैन है अभी, जिन्होंने हमें इनवाइट किया पहले से। क्या क्या रखते हैं आप इसमें, क्या क्या लाते हैं आप? इसमें जो हमारा रवाई का खान पान है, पूरे पहाड़ का है, जंगोरे की खीर और सीढ़े हो गए, डिंडके हो गए, जो हमारे त्योहारों में बनते हैं, जो हमारे पुराने बुजुर्गों का खान पान था वही है। जब शुरुआत की थी तब थोड़ा कठिनाई लगे, अब खुशी हो रही है कि क्यों करके सबने अब वो कर दिया, सब कर रहे इस काम को। देखिए, रवाई सरदोत्सव का जो मेला है हमारे आज से इसका शुभारंभ हो गया है और 3 तारीख को इसका समापन है। जहां तक रही माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, तो हमने प्रयास कर रहे थे उनको बुलाने का, तो किसी कारणवश वो प्रयास हमारा सफल नहीं हो पाया है। फिर भी जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है माननीय संजय डोभाल जी और जो हमारी देव डोली स्थानीय देव डोलियां हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया है। तो देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।